नमस्कार, आदाब, मैं अशर यासिर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। इंडिया गठबंधन को लेकर खड़गे का बड़ा बयान, कहा जो होना था सो हो गया, अब बैठकर बात करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा अपराधी नौकरी नहीं कर सकता तो दोषी नेता कैसे लड़ सकता है चुनाव। संसदीय समिति भेजेगी रणवीर इलाहाबादिया को नोटिस, बढ़ सकती है यूट्यूबर की मुश्किलें। क्या बंगाल में कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ेगी ममता, संजय राउत ने दोनों पार्टियों को दी नसीहत। आपकी हार के बाद पंजाब में सियासी तूफान, खतरे में भगवत मान की कुर्सी। बीजेपी विधायक का बड़ा बयान, कहा केजरीवाल अब पंजाब का सीएम बनने के लिए तलाश रहे हैं रास्ते। जल्द हो जनगणना, राहुल गांधी के जाति वाले एजेंडे में सोनिया गांधी ने अपने अंदाज में भरा ईंधन। ट्रंप की विध्वंसक नीति के विरोध में अरब देश, क्या फिर सुलगेगा मिडिल ईस्ट। अब समाचार विस्तार से। हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव पूरे हुए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय के बाद सत्ता में वापसी की है। वहीं दिल्ली चुनाव और इंडिया गठबंधन में हो रही अंदरूनी बहस को लेकर आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि सभी सहयोगी दलों को मिलकर बात करनी चाहिए। तो वहीं दिल्ली चुनाव के नतीजों को लेकर वो बोले हैं कि जो होना था वो हो गया। मल्लिकार्जुन खड़गे से जब पूछा गया कि दिल्ली चुनाव के नतीजे के बाद इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टी या कांग्रेस पर निशाना साध रही है, इस पर आपकी क्या राय है, इसके जवाब में खड़गे ने कहा कि वह इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते। दिल्ली चुनाव में जो कुछ भी हुआ है इसको सोच समझकर एनालिसिस करके बोलना पड़ता है। उन्होंने कहा कि एक दूसरे पर ब्लेम करने का कोई फायदा नहीं है। अगर मिलजुल कर बात करना है तो सभी लोगों को बैठकर बात करनी चाहिए। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद से इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दलों की बैठक नहीं हुई है और जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि मिलजुल कर सभी सहयोगी दलों को बात करने की जरूरत है। तो अब यह देखना होगा कि अगली इंडिया गठबंधन की बैठक कब होगी। देश में कई ऐसे सांसद और विधायक मौजूद हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसी पर देश की सर्वोच्च अदालत ने सवाल किया है कि आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद कोई व्यक्ति संसद में कैसे लौट सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किया है, जिसमें मांग की गई कि देश में सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारे के अलावा दोषी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया गया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने इसलिए इस मुद्दे पर भारत के अटॉर्नी जनरल से सहायता मांगी है। चुनौती देने पर केंद्र और भारत के निर्वाचन आयोग से 3 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि एक बार जब उन्हें दोषी ठहराया जाता है और दोषी सिद्ध बरकरार रखी जाती है तो लोग संसद और विधानमंडल में कैसे वापस आ सकते हैं, इसका उन्हें जवाब देना होगा। इसमें हितों का टकराव भी स्पष्ट है, वे कानूनों की पड़ताल करेंगे। बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कानूनों की समीक्षा करेगा। पीठ ने आगे कहा कि हमें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 और 9 के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यदि कोई सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति निष्ठाहीनता का दोषी पाया जाता है तो उसे व्यक्ति के रूप में भी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता, लेकिन मंत्री बन जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक 543 लोकसभा सांसदों में से 251 पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। उनमें से 170 पर ऐसे अपराध है जिनमें 5 या अधिक साल की कैद की सजा हो सकती है। इसके अलावा देश के कई ऐसे विधायक हैं जो केस होने के बाद भी MLA बने हुए हैं। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था कि अब की बार 400 पार। उसके पीछे मंशा थी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बदल दिया जाए। आज सभी दलों ने यह तय किया है कि हम संविधान की रक्षा करेंगे और इसी के प्रतिरोध में हमने सदन से वॉकआउट किया है। जो नारा दिया था प्रधानमंत्री जी ने, अब की बार 400 पार, उसके पीछे मंशा थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदल दो। आज जाहिर हो गई वो संविधान की प्रतिलिपि जो हम सांसदों को दी जाती वो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सचिवालय से आती, सरकार देती। आज उसको बदलने की मंशा, साजिशन सरकार ने रखी और वो जानबूझकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। आज सभी दलों ने यह तय किया है कि हम संविधान की रक्षा करेंगे और अंबेडकर साहब का अपमान नहीं होने देंगे और इसी के प्रतिरोध में हम सब लोगों ने सदन से बहिर्गमन किया है। इंटायर इंडिया ब्लॉक, इंटायर अपोजिशन, हम संविधान के साथ थे, संविधान के साथ हैं
और संविधान के साथ रहेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदलने की भाजपा की साजिश को पूरा नहीं होने देंगे। इसके लिए हम आखिरी क्षण तक संघर्ष करेंगे। सर, आपकी आपत्ति क्या है? उसमें क्या है? परिवर्तन करना चाहते हैं अंबेडकर जी के संविधान का, और वो अंबेडकर जी के संविधान का मूल स्वरूप बदलना चाहते हैं। आगे चलकर ये दलितों का, पिछड़े वर्ग का आरक्षण भी समाप्त करना चाहते हैं। ये तो शुरुआत। छत्तीसगढ़ में आज सुबह 8 बजे से 10 नगर निगमों, 49 नगर पालिका परिषदों और 114 नगर पंचायतों सहित 173 नगर निकायों के लिए मतदान जारी है। मतदाता शाम 5 बजे तक अपना वोट डाल सकते हैं। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए भारी संख्या में पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों के जवान मतदाता केंद्रों पर तैनात किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय के सभी देवतुल्य मतदाता भाई बहनों से हम आग्रह करेंगे कि अपने अपने शहर के विकास के लिए अवश्य मतदान करें। सर, ये परिषद का भी अब चुनाव होगा आज, उसके बाद आगे की प्रक्रिया भी शुरू होगी, निकाय चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत। हाँ, त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव इसके पश्चात है और 3 चरणों में संपन्न होगा। सर, ये किस तरह की स्थिति देख रहे हैं? आपने भी रोड शो किया है, किस और लहर दिख रही है? बहुत अच्छी स्थिति है। मैंने पूरे प्रदेश के नगरीय निकाय क्षेत्रों का भ्रमण किया है और 13 महीने में जो हमारी सरकार ने वहां विकास के काम किए हैं उनका लोकार्पण, भूमि पूजन किए हैं और 13 महीने में जो मोदी की गारंटी के कामों को सरकार ने पूरा किया है उसका भी अच्छा प्रतिसाद जनता में है और भरपूर आशीर्वाद नगरीय निकाय के चुनाव में और त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव में मिलेगा। सर, ये राजिम कुंभ की भी शुरुआत। यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया के रोज शो इंडियाज गॉट लेटेंट पर किए गए कमेंट को लेकर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि उन्होंने अपनी अभद्र टिप्पणी के लिए माफी मांग ली है। आईटी की संसदीय समिति अलाहाबादिया को समन भेजने पर विचार कर रही है। यूट्यूबर को एक नोटिस जारी किया जा सकता है जिसमें उस कमेंट से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए समिति के सामने पेश होने के लिए कहा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक आईटी एवं कम्युनिकेशन मामलों की संसदीय समिति इलाहाबादिया मामले में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव और आईटी मंत्रालय के सचिव को तलब करेगी। इस मामले में कमेटी कार्रवाई के निर्देश दे सकती है। रणवीर अलाहाबादिया की इसी टिप्पणी को लेकर मुंबई और गुवाहाटी में उनके और उनके दोस्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि पुलिस ने इलाहाबादिया यूट्यूबर आशीष चंचलानी, कॉमेडियन जसप्रीत सिंह मखीजा, रैना और अन्य के खिलाफ अश्लीलता को बढ़ावा देने और अश्लील चर्चा में शामिल होने के लिए एफआईआर दर्ज की है। इलाहाबादिया की टिप्पणी पर विवाद के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि उन्हें इस मामले की जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा, हर किसी को बोलने की आज़ादी है, लेकिन आज़ादी तब खत्म हो जाती है जब हम दूसरों की आज़ादी का हनन करते हैं। हर किसी की लिमिट होती है, अगर कोई उन्हें पार करता है तो कार्रवाई की जाएगी। शिवसेना यूबीटी नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कांग्रेस के साथ संवाद स्थापित करने की सलाह दी, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने हमेशा स्वतंत्र रूप से लड़ाई लड़ी, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा। कांग्रेस इंडिया गठबंधन की एक बड़ी पार्टी और बड़ा हिस्सा है और उन्हें हमेशा कांग्रेस के साथ बातचीत जारी रखनी चाहिए। बात ऐसी है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और पार्टी का जो हाईकमांड है, केजरीवाल जी हो गए या मनीष सिसोदिया जी हो गए, वो दिल्ली में बैठते हैं। अगर दिल्ली के रिजल्ट के बाद यहाँ के हाईकमांड ने पंजाब में अपनी पार्टी को ठीक ठाक करने के लिए कोई कदम उठाया होगा और उनको बुलाया होगा, तो उसमें गलत क्या है? उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है। पंजाब एक महत्वपूर्ण राज्य है, बॉर्डर स्टेट है और वहाँ ध्यान देना चाहिए। दिल्ली इलेक्शन के वोटिंग डे के दिन पहले आम आदमी पार्टी ने एलिगेशंस किए थे कि बीजेपी ने 15-15 करोड़ आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स को दिए थे। उसको लेकर एसीबी ने कार्रवाई की और आगे और इन्वेस्टिगेशन होगा, इस मामले में जांच होगी। आप इसको किस तरह से होने दो जांच। भाजपा कर रही है अभी जो आई, अभी नई सरकार आई है, गृह मंत्रालय बीजेपी का है, अब ज़्यादा जोर से जांच करेंगे, एसआईटी की स्थापना करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, करने दो। पैसे का खेल तो होता ही है, महाराष्ट्र में हमने देखा है पैसे का खेल बीजेपी कैसे करती है, तो दिल्ली में भी हुआ होगा। केजरीवाल पर आपको लगता है इनोसेंट है इन सब चीज़ों?
क्या केजरीवाल आपको लगता है इनोसेंट है इन सब चीज़ों? मैं कैसे कह सकता हूँ? अगर जांच है, जांच चल रही है, तो मैं कैसे बात करूँ? आने वाले बंगाल के चुनावों में ममता बनर्जी ने भी बोल दिया कि वो कांग्रेस से अलायंस नहीं करेंगी, इंडिपेंडेंटली लड़ेंगी। देखिए, हमेशा पश्चिम बंगाल में ममता जी इंडिपेंडेंट लड़ी है, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, उसमें कोई ममता जी ने नई बात नहीं कही है। लेकिन हमारा ये हमेशा मानना है कि कांग्रेस पार्टी देश की बड़ी पार्टी है, अपने जो अलायंस है इंडिया ब्लॉक में है, उनके साथ उनका डायलॉग रहना चाहिए। भाजपा नेता तरुण चुग ने कहा है कि पूरे देश में जनता भ्रष्टाचारी, वंशवादी और अवसरवादी लोगों को नकार रही है। देश की जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में गरीबों के लिए काम हो रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि दिल्ली चुनाव के परिणामों का असर केवल पंजाब में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रहा है। पंजाब में भगवंत मान की सरकार एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई है। इसी तरह पूरे देश के अंदर जनता अवसरवादी, भ्रष्टाचारी, वंशवादी लोगों को नकार रही है और ये भानुमति का कुनबा बिखर चुका है। सर, दिल्ली फतेह के बाद अब अगला लक्ष्य क्या है भारतीय जनता पार्टी का? निश्चित रूप से देश की जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की चमक व धमक, भारत के नाम की चमक में धमक पूरे विश्व में फैलाई है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर गरीबों के लिए लगातार काम हो रहा है और गरीबों की मसीहा सरकार के रूप में आज मोदी सरकार खड़ी है। जितेंद्र सिंह साहब ने कुछ दिन पहले कहा था कि जो दिल्ली में चुनाव जीता उसका इम्पैक्ट पंजाब में होगा, और अब केजरीवाल पैनिक मोड में अपने सीएम से मिल रहे हैं और कहा जा रहा है कि पंजाब ऑपरेशन आप लॉन्च करने जा रहे हैं उसके बाद दिल्ली के बाद। ऐसा है कि दिल्ली चुनाव का परिणामों का असर केवल पंजाब नहीं पूरे देश में हो रहा है। महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद जनता को समझ आ चुका था कि ये केवल व केवल सत्ता लिप्सा के लिए लड़ने वाले परिवारवादी लोगों का एक समूह है। जनता इन्हें नकार रही है और इसका असर आज पूरे देश के अंदर हो रहा है, चाहे वो बिहार हो, चाहे पंजाब हो, चाहे पूरे देश के अंदर हो। उल्टी गिनती शुरू हो। पंजाब में कुछ करने जा रहे हैं आप? जनता करेगी। जनता इस समय आपदा पार्टी की सरकार से दुखी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज पंजाब के मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों के साथ बैठक की। इसके बाद भगवंत मान ने कहा कि पंजाब के सभी साथियों ने दिल्ली में बहुत मेहनत की। चुनाव में हार जीत चलती रहती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बहुत काम किया है। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी काम के लिए जानी जाती है। पंजाब में हमारी सरकार लोगों के हित में काम कर रही है। पंजाब को मॉडल स्टेट बनाकर दिखाएंगे। भाजपा पिछले 2.25 साल से यही कह रहे हैं, तो उनको कहने दो, उनके पास है नहीं। उनको बोलो जी हमारे विधायकों की बात गिनती मत करो, अपने गिन लो दिल्ली में कितने हैं तीसरी बार। तो मतलब वो तो कहते रहते हैं, पहले भी कहते थे 40 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, ये इनकी फितरत है, कहने दो। पंजाब का जो लॉ एंड ऑर्डर वो बहुत सारे स्टेट नालों वधिया है। जे लॉ एंड ऑर्डर ठीक ना हो ना तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਲॉ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿਵੇਂ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹੀਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੈਟੀ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ। हाँ बॉर्डर स्टेट होने करके सानू थोड़ा एक्सट्रा एफर्ट करनी पैंदी है, और करते तो लॉ एंड ऑर्डर के पंजाब के कोई इदां दी बहुत सारिया स्टेट नालों असी बैटर हाँ। होर ज़्यादा जान माल की सुरक्षा का असी जिहड़ा है वो होर ज़्यादा कोई आसान नहीं कर रहे, फर्ज है साडा गौरमेंट का वो होर ज़्यादा मेहनत करें। इनको बोलने दो जी, इनका काम है जी, इनका बस हमने अपने खून पसीने से पार्टी बनाई है जी, ठीक है ना। तो हमने अपने मतलब मेहनत करके घर घर जाके, गलियों में जाके, गाँव में जाके, कस्बों में, शहरों में जाके हमने पार्टी बनाई। तो हम ऐसे
असल में ना उनको उनके यहाँ कल्चर है इधर जाने का, कभी उधर आने का, कभी वापस आने का। मतलब एक उनका नेता है वो ढोल बजा रहा था कि आम आदमी पार्टी हार गई, तो नीचे कमेंट आ रहे थे कि भाई साहब ये जीरो पे ढोल बजा रहे हो कि आपकी जीरो आई है तीसरी बार। तो अपना फिक्र नहीं करते, दूसरों में नुक्स निकालते रहते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडिया अलायंस पूरी तरह से बिखर गया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के साथ गठबंधन के बिना ही चुनावी मैदान में उतरी। वहीं पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भी सत्तारूढ़ टीएमसी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन की किसी भी संभावनाओं को खारिज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि पार्टी राज्य में 2026 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। कांग्रेस के साथ तो हम लोगों ने खुद प्रयास किया था, लेकिन अब क्या कहें, रस्सी जल गई, बल नहीं गए कांग्रेस के, मानती नहीं। तो पिछली बार भी लोकसभा चुनाव के पहले हमने उनको बुलाया था, वो आए नहीं। वो सोचते हैं कि वो सब कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने जो ममता बंदोपाध्याय ने कहा बिल्कुल सही कहा है, कांग्रेस एक डूबती हुई नैया है, क्या किया जाए। और जब वो दूसरों की सुनती नहीं, अपने जो घटक दल के मित्र हैं उनके विरोधी चुनाव लड़ती है, तो ऐसे को क्या कहा जाए। बहुत ही सही कहा उन्होंने। दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार पर आम आदमी पार्टी ने मंथन जारी रखा है। पार्टी को हार राष्ट्रीय राजधानी में मिली है, मगर सियासी हलचल पंजाब में भी तेज हो गई है। ऐसे में सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या पंजाब के सीएम भगवंत मान की कुर्सी भी खतरे में है। इस बीच आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्य के मंत्रियों और पार्टी विधायकों के साथ बैठक की है। इस बैठक पर भी दिल्ली से लेकर पंजाब तक कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। देखिए, जिस तरीके से हार हुई है तो आश्चर्यजनक तो उनके लिए भी रही होगी, और हर पार्टी में जब हार का सामना करना पड़ता है, खास करके 3 इलेक्शन जीतने के बाद, तो हलचल मचती है, अफवाहें फैलती हैं, रूमर्स होते हैं, कोई अपना डिसकंटेंट पब्लिकली बोलता है, कोई प्राइवेटली बोलता है, कोई अपनी अपनी अटकलें लगाते हैं कि क्यों ये बात हुई है, जो परिणाम आए हैं। तो ये हर इंटरनल पार्टी की चर्निंग होती है। तो इस पे मैं बस यही उम्मीद करूंगी कि जो भी इसका निष्कर्ष निकले, जो जनता ने उनको जिम्मेदारी विपक्ष में रहने की दी है, वो विपक्ष में रहकर भली भांति निभाएंगे। एंड लेट्स ऑल्सो नॉट फॉरगेट कि जो उनका वोट शेयर है, बीजेपी और उनके वोट शेयर में ज्यादा अंतर नहीं है। तो उसी से अपने आप को कंसोलिडेट करेंगे, अपने आप को री एनर्जाइज कर स्ट्रेटेजाइज कर पुनः जनता के बीच उनकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। दिल्ली से भाजपा विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल अब पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के लिए रास्ते तलाश रहे हैं। वो दिल्ली में हारे हैं और उन्होंने पंजाब के विधायकों की बैठक बुलाई है। वो दिखाना चाहते हैं कि भगवंत मान फेल हो गए हैं, वहाँ भ्रष्टाचार है, वो वहाँ की बहनों को 1000 रुपये नहीं दे पा रहे हैं। ये सारा दोष भगवंत मान के सिर पर मढ़ा जाएगा और विधायकों से कहलवाया जाएगा कि यहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं, आप पंजाब को बचाइए। ये ड्रामा करने की तैयारी है। देखिए, कोई डिसिडेंट नहीं है, डिसिडेंट अरविंद केजरीवाल जी क्रिएट कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी अब पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। मैंने पहले भी परसों ही कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी अब पंजाब, बताइए, हारे दिल्ली में हैं, बैठक पंजाब के एमएलए की बुला ली। एक बात स्पष्ट है, वो ये डिसिडेंट बढ़ाना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि भगवंत मान फेल हो गए हैं, भगवंत मान ड्रग्स को कर्ब करने में फेल हुए हैं, वहां पे उन्होंने जो है करप्शन है, और ये सारा 1000 रुपये बहनों माताओं को दे नहीं पा रहे, और ये सारा ठीकरा भगवंत मान के सिर पर फोड़ा जाएगा। एमएलए से कहलाया जाएगा कि बहुत बुरा हाल है यहाँ, एमएलए सीएम बदलना चाहिए, और फिर कहेंगे केजरीवाल जी जो दिल्ली में आपने करके दिखाया, अब आप मसीहा हैं, हमारे पंजाब को बचाइए। ये नौटंकी करने की तैयारियां की जा रही हैं। नहीं, अच्छा बात है। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि उसको तो एक मॉडल बना के दिल्ली के लोगों को दिखाना चाहिए कि देखिए, आके देखिए कि आपने जिस मुख्यमंत्री को चुना उसने दिल्ली का अंदर किस तरह से पूरा दिल्ली को गंद फैलाकर और अपना शीश महल बनाकर रहा। कम से कम दिल्ली के लोगों को पता तो चले कि 10 लाख की टॉयलेट सीट पे बैठने वाला मुख्यमंत्री कैसा था। ये तो पता चले कि 25 लाख रुपए का टीवी कैसा था। दिल्ली के लोगों को ये तो पता लगे कि 80 लाख रुपए की जकूजी कैसी होती है, जिसमें केजरीवाल जी सारा दिन, माफ करना मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन दिल्ली के लोगों को लूट कर आकर उसमें गर्म पानी में बैठते थे। कम से कम दिल्ली के लोगों को ये पता तो चले कि वो 20-20 लाख का एक मखमल एक कैसा है जिसके ऊपर केजरीवाल जी चलते थे। ये तो मुझे लगता है कि एक म्यूजियम की तरह बनना चाहिए कि सत्ता के नशे में इंसान क्या कर सकता है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने इंडिया अलायंस के भविष्य पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि उन्हें यकीन है कि गठबंधन एकजुट रहेगा। उन्होंने आगे कहा है कि इसमें शामिल क्षेत्रीय दलों के नेता बेहद चतुर व्यक्ति हैं।
शरद पवार ने कई बार दोहराया है कि राष्ट्रीय गठबंधन तभी लागू होता है जब राष्ट्रीय चुनाव होते हैं और ये क्षेत्रीय चुनाव में लागू नहीं होता है। शरद पवार जी ने कहा और कई बार दोहराया भी कि जो नेशनल अलायंस है वो केवल लागू है जब राष्ट्रीय चुनाव होता है और रीजनल चुनाव में वो लागू नहीं है। ये बात भी तय होनी चाहिए कि लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। होता यह है कि जो हमारी जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो भी चाहती हैं कि प्रदेश के बाहर भी उनका कुछ फुटप्रिंट होना चाहिए और नेशनल पार्टी चाहती है कि जो हमारा फुटप्रिंट है उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये चर्चा के बाद सहमति के साथ आगे बढ़ना चाहिए इंडिया अलायंस को। नहीं पक्का रह पाएगा, हाँ, इसमें तो कोई शक ही नहीं। और मैं समझता हूँ कि ये बड़े समझदार लोग हैं हमारे रीजनल पार्टीज़ के जो नेतृत्व संभालते हैं, बड़े समझदार लोग हैं और इनको मालूम है कि चुनौती हमारे सामने क्या है और इस बार भी हम चूक गए, अपनी गलतियों से चूक गए। तो मैं मानता हूँ कि आगे वाले दिनों में, महीनों में कुछ न कुछ जरूर तय होगा। बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने आम आदमी पार्टी और पंजाब के सीएम भगवंत मान पर निशाना साधा है। सिंह ने कहा है कि पंजाब इस विषम परिस्थितियों के दौर से गुजर रहा है। आम आदमी छोड़िए, वहां थाने भी सुरक्षित नहीं है। अब तक 7 पुलिस स्टेशन पर ग्रेनाइड से हमले हो चुके हैं। पंजाब के लोग बहुत परेशान हैं। देखिए, पंजाब इस समय एक बहुत विषम परिस्थिति के दौर से गुजर रहा है। आम आदमी छोड़ दीजिए, थाने सुरक्षित नहीं है और थानों पर बैरिकेटिंग की गई है और अब तक जो है, जहां तक मुझे जानकारी है कि 7 पुलिस स्टेशन पर हैंड ग्रेनेड से हमले हो चुके हैं। ये हैंड ग्रेनेड पाकिस्तान से आते हैं। तस्करी मादक पदार्थों की होती है, उसके साथ ये शर्त रहता है कि हम मादक पदार्थ आपको देंगे, लेकिन इसके साथ आपको 4 हैंड ग्रेनेड, 5 हैंड ग्रेनेड, 2 हैंड ग्रेनेड आपको लेना पड़ेगा। और ये ड्रोन के द्वारा आते हैं, ड्रोन के द्वारा ये आते हैं, गिराए जाते हैं। और वो हैंड ग्रेनेड जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो कहाँ फेंकें, तो उनको सबसे अच्छी जगह मिलती है पुलिस स्टेशन। तो पंजाब के लोग, बुद्धिजीवी जनता बहुत परेशान है कि जिस पुलिस स्टेशन में मतलब लोग अपनी रक्षा करने के लिए, न्याय के लिए जाते हैं, वो पुलिस स्टेशन खुद सुरक्षित नहीं है। तो महसूस हुआ होगा लोगों को कि गलत हाथों में पंजाब की सरकार है और परिवर्तन हो सकता है। अगर 30 विधायक साथ हैं तो परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि केजरीवाल की जो है एक तरीके से कह लीजिए पोल जो है खुल चुकी है। और मैंने पहले कहा, पंजाब की जो हालत थी, कितनी कुर्बानियों के बाद, जैसे इंदिरा जी की कुर्बानी हुई, धीरे धीरे हालात सामान्य हुई और फिर कहीं ना कहीं पंजाब जो है उसी रास्ते पर जा रहा है। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने कहा है कि जहां उत्तर प्रदेश सरकार को 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, जिस तरह से प्रदेश में युवाओं की हालत है, स्वास्थ्य और शिक्षा का बजट कम किया गया है, बुनियादी सुविधाएं देना सरकार की जिम्मेदारी है। इसमें कमी आ रही है और लोग समझ रहे हैं कि जागरूक हैं। जहां 10 साल पूरे होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार को भी, जब अगला चुनाव आएगा तो कहीं ना कहीं जो आज हम लोग जो ग्रोथ भी देख रहे हैं वो जॉबलेस ग्रोथ देख रहे हैं कहीं ना कहीं। और जिस तरह से युवाओं की हालत है पूरे प्रदेश में, जिस तरह से स्वास्थ्य का बजट कम किया गया है, कहीं ना कहीं शिक्षा का बजट कम किया गया है और पूरी तरह से जो बेसिक जो ये सुविधाएं जो सरकार की जिम्मेदारी है देनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसमें भारी कमी आ रही है और यह लोग पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं। और जो महंगाई है आज, जो पूरी परिस्थितियां हैं और जिस तरह पूरी इकोनॉमी कहीं ना कहीं आज
गिरावट का हमको अंदेशा जो मिल रहा है, जिस तरह पूरी इकोनॉमी ठप पड़ी हुई है कहीं ना कहीं, तो मैं समझती हूँ कि लोग जागरूक हैं, जानते हैं, समझते हैं। भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा है कि उत्तर प्रदेश हमारी प्राथमिकता है, इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता बार बार भाजपा को चुनती है, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि गठबंधन कभी हुआ ही नहीं, इसमें कोई नीति, नियत या उद्देश्य नहीं था, सिर्फ सत्ता में आने का स्वार्थ था। जब वो नहीं हुआ तो गठबंधन टूट गया। बीजेपी सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको निभाया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिकता है और शायद इसी कारण से उत्तर प्रदेश की जनता बार बार मोदी जी को चुनती है, तो इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरों की तरह, दूसरे राजनीतिक दलों की तरह केवल शगुफा नहीं छोड़ते, बल्कि हम लोग निर्णय लेते हैं और जो वादा किया उसको पूरा करेंगे। देखिए, आप इसको अलायंस क्यों बोलती हैं? ये गठबंधन था जो कभी हुआ ही नहीं था। ना इसमें नीति थी, ना नियत थी, ना नेतृत्व था, ना कोई उद्देश्य था, केवल एक स्वार्थ था कि हम सत्ता में आ जाए। हम नहीं आ पाए, वो स्वार्थ टूट गया, अभी अलग हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी चल रहा है। अब देखिए, आम आदमी, आप इसका नाम मत लीजिए, ये खास आदमी बन गए थे इसीलिए हार गए और अब इनका अस्तित्व नहीं रहने वाला। ये कोई नीति रीत सिद्धांत पर गठित पार्टी भाजपा की तरह से नहीं थी। ये एक अवसरवादी, जो अवसरों की तलाश में भटके हुए लोगों का एक समूह था। अब इनका अवसर समाप्त हो गया, ये अलग अलग बढ़ जाएंगे। कोई व्यापार में चला जाएगा, कोई जेल चला जाएगा, तो कोई दूसरे दलों में चला जाएगा। ये पार्टी तो नहीं रहेंगे, पार्ट बन जाएंगे उसका। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने कल सरकार से जल्द जनगणना पूरी करने की मांग की। उन्होंने कहा है कि देश में करीब 14 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मिलने वाले लाभ से वंचित हो रहे हैं, जिस पर अब बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि सोनिया गांधी बिहार की सत्ता में बैठी थी, उनके पास भारत को विकसित करने का क्या फार्मूला है। उन्होंने कहा है कि आप पहले ये बताइए कि 10,000 से कम आमदनी वालों के लिए आपके पास क्या विजन है। सोनिया गांधी जी बिहार की सत्ता में बैठी थी, राजद कांग्रेस के लोग भी बिहार के सत्ता में थे बैठे। मैं तो नेता प्रतिपक्ष के नाते सदन में अपनी बात को रख रहा था। जनगणना तो हुआ, उनके पुत्र राहुल गांधी इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं गड़बड़ हो गया। उनके पास क्या फार्मूला है भारत को विकसित करने का? सोनिया गांधी जी पहले जवाब दो, जो बिहार में जनगणना हुआ इसमें हमारे 33% लोग, पूरे 60% 10,000 से कम आमदनी के लोग हैं। जनगणना के पहले ये बताओ कि 10,000 से कम आमदनी वाले किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का है, उसके उत्थान के लिए आपके पास क्या विजन है, क्या मिशन है? वर्षों तक, 50 वर्षों से ज्यादा समय तक सत्ता में बैठी रही, क्यों नहीं करवाए थे? आज सत्ता से बाहर हैं तो बेचैनी सता रही है। ऐसे मानसिकता के लोग को जनता नकार रहा है। ये सिर्फ समाज को भरमाने के लिए, उन्माद पैदा करने के लिए, सामाजिक ताना बाना को तोड़ने के लिए, सत्ता तक पहुंचने का सिर्फ उनकी भाषाई खेल है। अरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास का जो महामंत्र दिया है, उसी महामंत्र से देश विकसित राष्ट्र के रूप में और विश्व गुरु के रूप में कदम बढ़ाएगा। गाजा के लिए ट्रंप ने विध्वंसक नीति अपनाई है, जिसके विरोध में अरब देश उतर आए हैं। हालांकि इस बीच युद्ध विराम को बढ़ाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। कतर में इजराइल के प्रतिनिधि पहुंच गए हैं, लेकिन अरब देशों की शर्त है कि अगर गाजा से लोगों का विस्थापन नहीं रुका तो अरब देश साथ नहीं देंगे। इसका सीधा मतलब है मध्य पूर्व में हालात बिगड़ने वाले हैं, जिससे अरब एक बार फिर सुलग सकता है। गजा से लेकर वेस्ट बैंक तक भारी तबाही मची हुई है। वेस्ट बैंक से लेकर लेबनान तक बम बरसाए जा रहे हैं। इतनी भीषण तबाही देखकर अरब देश क्रोधित हो रहे हैं। अब फिर से युद्ध विराम को लेकर बातचीत शुरू हो सकती है, लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू का क्या रुख बदलेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है।
बंधकों की स्थिति देखकर ट्रंप गुस्से में है। गजा से भागे लोग लौटने लगे हैं, हमास लड़ाके ठिकानों से बाहर निकलने लगे हैं। लेबनान में भी हिजबुल्लाह मजबूत होता जा रहा है। ईरान लगातार प्रॉक्सी गुटों को हथियार पहुंचा रहा है। ऐसे में ट्रंप गजा को समतल बनाने का आदेश दे सकते हैं, जबकि नेतन्याहू पहले से बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच ट्रंप ने बयान जारी किया है। 5वीं खेप में छोड़े गए बंधक दयनीय स्थिति में मिले। उनकी शक्ल देखकर सब्र जवाब दे रहा है। ट्रंप का कहना है कि हमास ने बंधकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया है, क्रूरता की सीमा लांघ दी। इसकी कीमत हमास को चुकानी होगी। इसके जवाब में हमास ने भी इजराइल की जेलों से छोड़े गए लोगों की तस्वीरें जारी की है, जिसमें पहले और अब की फोटो को सोशल साइट पर डाला है। लेकिन इजराइल ने हमले बंद नहीं किए हैं। हमास और हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि इजराइल ने लगातार सीज़फायर का उल्लंघन किया है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।